अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद तैयब और हमने जो है ना वो लॉ ऑफ टॉट को शुरू किया हुआ था। लॉ ऑफ टॉट हमारा ख़त्म हो चुका है। आज जो है हम बेसिकली लॉ ऑफ टॉट और ईजमेंट जो है ना वो एक ही सब्जेक्ट का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो आज हम ईजमेंट को जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट के लेक्चर इस प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगे। ईजमेंट के भी लेक्चर जो है ना वो इसी प्लेलिस्ट में, और एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बन जाएगी इसकी, तो वहाँ पे आपको ईजमेंट के जो है ना वो टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, 2 सवाल आते हैं, एक करना होते हैं एनुअल सिस्टम में। ठीक है, जो सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट है वो तो जितने टीचर्स ने उनको करवाए हैं वो उसी के मुताबिक जो है ना इनको अटेम्प्ट करेंगे। ईजमेंट के वाले से आज का टॉपिक है हमारा। ठीक है, जिसको हम जो है ना डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी। ठीक है, इसमें ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये ए की प्रॉपर्टी है और ये आपको एक प्रॉपर्टी नजर आ रही है, ये बी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये सामने रोड है। अब ए ने रोड पे जाने के लिए उसके पास और कोई जगह नहीं है कि वो जिससे जो है ना वो गुजर के वो रोड पे जा सके। ठीक है, तो उसके पास ए की वे है और वो ये है कि वो बी की प्रॉपर्टी में से गुजर के तो ए ये रोड तक जो है ना वो असेस हासिल करे। ठीक है, और ये जो राइट वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, इसको हम ईजमेंट राइट कहते हैं। यही बेसिकली राइट्स है जिसके वाले से आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इन सिंपल अल्फाजों में अगर मैं बताऊँ, देखिए हमारे गाँव वगैरह में हमारे पास बहुत से ऐसे केस आते हैं। इवन के पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी कि जॉइंट फैमिली में लोग रहते होते थे और बाद में वो जो है ना वो अपना घर सेपरेट कर लेते थे। ठीक है, तो फिर एक भाई को जो है ना वो रोड तक या किसी भी जगह पे असेस के लिए दूसरे भाई की ज़मीन से गुजरना पड़ता था। ठीक है, तो ये वो जिस ज़मीन से गुजर है, ठीक है, उसको हम राइट ऑफ वे, इसी को हम जो है ना वो ईजमेंट राइट कहते हैं। ठीक है, ईजमेंट राइट बेसिकली ये राइट्स होता है कि एक ऑनर, ये अब ये एक प्रॉपर्टी ए जो है वो इस प्रॉपर्टी का ऑनर है। ठीक है, ये बी जो है ना वो इस प्रॉपर्टी का ऑनर है, कि एक प्रॉपर्टी का ऑनर अपने राइट को इंजॉय करने के लिए दूसरी की प्रॉपर्टी को यूज़ करे। ठीक है, उसको हम ईजमेंट राइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑनरशिप की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ राइट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे राइट वे भी हो सकता है। ठीक है, अब अक्सर आपने गाँव वगैरह में देखा है कि एक पर्सन जो है जिसकी जो है वो ज़मीन थोड़ी सी दूर होती है, तो वो अपने फसल को पानी देने के लिए किसी दूसरे या तीसरे या कुछ लोगों की फसल से जो है ना वो पानी गुजार के तो अपनी फसल तक, फॉर एग्जांपल ये उसकी फसल है। ठीक है, तो उसने ये पूरे रस्ते में पानी गुजार के तो यहाँ तक जो है ना वो अपनी फसल को पानी लगाना होता है। ठीक है, अक्सर ये जो है ना वो केस आते रहते हैं कोर्ट्स में। ठीक है, तो ये जो वो राइट यूज़ कर रहा है इसको हम ईजमेंट राइट कहते हैं। ठीक, तो ये ईजमेंट राइट है। ठीक है, जो कि एक पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय, अभी ये इस पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करना है। ठीक है, तो वो रोड से कैसे आएगा, वो रोड से जब वापस आएगा तो वो इस प्रॉपर्टी से गुजर के, यानी कि बी की प्रॉपर्टी से गुजर के अपनी प्रॉपर्टी तक आएगा। उसके अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यही जो राइट जो वे यूज़ कर रहा है वो इसको हम ईजमेंट राइट कहते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ ये सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें ये एक प्रॉपर्टी का ऑनर है। ठीक है, द नेम इज़ ए। ठीक है, और ये जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी का ऑनर है जिसका नाम जेड है। ए ने अब रोड पे जाना है तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। ठीक है, ना तो इस साइड पे कोई रास्ता है, ना इधर ना इधर। ठीक है, तो वो कैसे जाएगा, वो अब जी की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ से गुजर के जो है वो रोड तक एक्सेस हासिल करेगा। इसी को हम जो है ना वो राइट ऑफ वे ईजमेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि मैंने पहले गाँव की एग्जांपल दी कि कुछ लोगों की जो है ना वो फसलें थोड़ी सी दूर होती हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो मेरी फसल यहाँ पे है। ठीक है, और मैंने अपनी फसल को पानी देना है और उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, मतलब यहाँ से मैं पानी नहीं दे सकता। ठीक है, और यहाँ से भी मैं पानी नहीं दे सकता अपनी फसल को। ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है। ठीक है, तो जब इस रास्ते से यहाँ से मैं पानी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से मैंने इस फसल तक पानी लगाना है, तो बेसिकली ये मेरा एक राइट ऑफ ईजमेंट है, जो कि मैं दूसरे की प्रॉपर्टी को एंजॉय करके, मैं इसकी प्रॉपर्टी को एंजॉय करके और इसकी प्रॉपर्टी को एंजॉय करके, ठीक है, तब मैं अपनी फसल तक जो है ना वो पानी पहुंचा रहा हूँ। तो ये बेसिकली राइट टू ईजमेंट है। ठीक है, एक्चुअली में इसका प्रोसीजर क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल अब एक पर्सन है, उसने रोड से अपने घर आना है और ये अगर जी उसको रोके कि मैं आपको नहीं गुजरने देता, ठीक है, तो फिर ये ए के पास क्या रेमेडी है, ए जो है वो सिविल कोर्ट में सूट फाइल करता है। ठीक है, और फिर कोर्ट जो है ना वो एक ऑर्डर पास कर देती है कि इसके पास और कोई रास्ता नहीं है। सारी बात है, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसके दो ही वे हैं, या तो ये है कि ए जो है वो 20 साल से ज़्यादा से ये जो है ना वो राइट यूज़ कर रहा है, तो फिर ये उसका राइट परमानेंट बन जाता है। ठीक है, पहली तो सिचुएशन ये है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर 20 साल से कम, फॉर एग्जांपल 10 साल या 15 साल से कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन जेड जो है ना वो बाद में उसको कहता है कि आप यहाँ से नहीं गुजर सकते। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, एक सिविल कोर्ट में जो है ना वो एक सिविल सूट फाइल करेगा। ठीक है, और कोर्ट से जो है ना वो डिक्लेयर करवाएगा कि ये जो है ना वो राइट है। ठीक है, इसके अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है ना वो इंजॉय करने दिया जाए। ऐसे ही गाँव वगैरह में क्या होता है कि चौधरी साहब की ज़मीन यहाँ पे है, तो चौधरी साहब जो है ना वो इस बंदे को, ये जो बी है, इसको अपनी फसल को पानी लगाने के लिए रोक रहे हैं। तो फिर ये बी क्या करता है कि कोर्ट में सूट फाइल करता है और कोर्ट जो है डिक्लेयर कर देती है कि चौधरी साहब आप ही नहीं रोक सकते इसको, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ये उसका ईजमेंट राइट है, इसको इसी को कहते हैं ईजमेंट राइट। ठीक है,
तो ये बेसिकली आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो आई होप सो कि आपको ईजमेंट की तो समझ आ गई होगी। इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, जो कि अपनी जो है ना वो राइट्स को एंजॉय करने के लिए किसी दूसरे पर्सन की जो है ना वो प्रॉपर्टी से गुजर के, ठीक है, एक वे निकाल के या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को जो है ना वो इंजॉय करके अपनी जो है ना वो प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सकता है, ठीक है। तो ये दैट्स इज द ईजमेंट राइट, ठीक है। इसके वाले से ईजमेंट एक्ट है 1882 जो कि बेसिकली पूरा प्रोसीजर बताता है हमें कि कब जो है ना वो आप ईजमेंट क्लेम कर सकते हैं, किन सिनेरियोज में आप ईजमेंट क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट 1908 है, ठीक है। सेक्शन 26 ये बेसिकली बताता है हमें कि अगर एक पर्सन 20 साल से, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 साल से एक रास्ता यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब 20 साल में मुझे किसी ने भी नहीं रोका, किसी पर्सन ने मुझे नहीं रोका उसमें, तो मैं मेरा वो ईजमेंट जो है ना वो राइट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद मुझे कोई पर्सन वहाँ से गुजरने से नहीं रोक सकता। वो मेरी अपनी मर्जी है कि मैं उस उधर से गुजरूँ या ना गुजरूँ। लेकिन 20 साल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 26 कहता है कि वो मुझे उसके अलावा कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो फिर 60 ईयर, ठीक है। अगर तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो फिर 20 ईयर का अर्सा जो है ना वो बेसिकली लिमिटेशन एक्ट ये प्रोविजंस है और ये लॉ है और इस पे जो ना वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर आपको कोई रोक रहा है तो फिर आप जो है ना वो कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं। मीनिंग की बात अगर हम करें तो बेसिकली लैटिन टर्म से ड्राइव हुआ है ईजमेंट, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि एजिमेंटम, ठीक है, विच मीन प्रिविलेजेस, कन्वीनियंस और कंफर्ट, ठीक है। जिसका मतलब जो है ना वो ये है कि आप किसी को प्रिविलेजेस दे रहे हो, किसी को कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ पे कंफर्ट ही प्रोवाइड किया जा रहा है ना कि ए अपनी प्रॉपर बी जो है वो ए को कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ से गुजर जाएं, ठीक है, और आप रोड तक जो है ना वो आप असेस हासिल कर लें। या अगर आप जो है ना वो कोई और जो है ना वो राइट इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरा पर्सन जो है ना वो आपको कंफर्ट दे रहा है कि आप जो है ना ये राइट इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। राइट ऑफ ऑनर और पोजेसर ऑफ प्रॉपर्टी टू इंजॉय हिज प्रॉपर्टी विद एड ऑफ अनदर प्रॉपर्टी विदाउट ऑनिंग दिस डेट प्रॉपर्टी, ठीक है, कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है लेकिन फिर भी आप उधर से एक राइट जो है ना वो इंजॉय कर रहे हैं, जिसको ईजमेंट राइट कहते हैं। तो अगर हम लीगल ऑनरशिप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, ठीक है। बी उसी प्रॉपर्टी का ऑनर रहेगा। जो मैंने पिक्चर्स दो आपको दिखाई हैं वहाँ पे दो ऑनर्स थे, ठीक है। एक अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए दूसरी की प्रॉपर्टी का सहारा ले रहा था, यानी कि वहाँ से गुजर रहा था, और दूसरा पर्सन जो है वो भी ऑनर था, ठीक है। यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ एक राइट क्रिएट होता है जिसको हम ईजमेंट राइट कहते हैं। सेक्शन 4 ऑफ ईजमेंट एक्ट 1882 जो इसको डिफाइन करता है वो ये कहता है कि राइट पोजेस बाय द ऑनर। यहाँ पे राइट पोजेस, ठीक है, राइट की बात हो रही है, ऑनरशिप की बात नहीं हो रही। राइट लिया जाता है ऑनर से ऑफ सर्टेन लैंड, किसी स्पेसिफिक लैंड फॉर बेनिफिशियली इंजॉयमेंट ऑफ लैंड, कि आपने अपनी लैंड को इंजॉय करना है और अपनी लैंड को इंजॉय करने के लिए आप जो है ना वो किसी से राइट ले रहे हैं टू डू और कंटिन्यू टू डू समथिंग और टू प्रिवेंट और कंटिन्यू टू प्रिवेंट समथिंग फॉर डूइंग डन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अदर लैंड नॉट हिज ओन, ठीक है। वो उस पर्सन की अपनी लैंड नहीं है, उसका मालिक नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसको जो है ना वो इंजॉय कर रहा है। सॉल्वमेंट भी बेसिकली यही कहते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट इंजॉय बाय वन पर्सन ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन बेनिफिट फॉर द फॉर्मर लैंड, ठीक है। इसमें भी वही एग्जांपल दिया जो मैंने आपको रोड वाली दिखाई थी कि ए जो है ना वो लैंड का ऑनर है, उस कनेक्ट टू द मेन रोड, और बी जो है वो उसका नेबर है ए का। वही जो मैंने पहली एग्जांपल दिखाई थी कि ए जो है वो ऑनर है और बी जो है उसका नेबर है, ठीक है। अब बी ने यानी कि नेबर ने ए की प्रॉपर्टी में से गुजर के जाना है रोड तक, ठीक है, तो उसका जो है ना वो एक राइट क्रिएट हो जाएगा ईजमेंट का, ठीक है। दिस इज द राइट ऑफ वे एज अ क्लासिकली ईजमेंट उसको कहते हैं। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी भी बेसिकली ये डिफाइन करती है कि लैंड ऑनर बाय अनदर पर्सन कंसिस्टेंटली इज टू राइट टू यूज अ कंट्रोल द लैंड, ठीक है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी भी बेसिकली यही कहती है कि इसमें दो पार्टीज होती हैं, ठीक है। एक जो है वो प्रॉपर्टी का ऑनर होता है, दूसरा जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी का ऑनर होता है, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए जो है ना वो पहले पर्सन की जो है ना वो प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ठीक है, वहां से वे गुजारते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को इजीली इंजॉय कर पाता है, ठीक है। राइट इंजॉय बाय ऑनर ऑफ द लैंड, ठीक है, टू अ बेनिफिट फॉर द अदर लैंड, ठीक है। जो एक पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए किसी दूसरी पर्सन की प्रॉपर्टी बेनिफिट फॉर द अदर, किसी दूसरे की लैंड का बेनिफिट लेता है, ठीक है, तो उसको हम राइट टू ईजमेंट कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन बेसिकली जो है ना वो एब्सोल्यूट ओनरशिप और पार्टिकुलर यूटिलिटी वगैरह से जो है ना उसका ओरिजिन हुआ है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहली एग्जांपल ये है कि राइट टू वे, वो जो मैंने आपको सबसे पहले पिक्चर दो दिखाई थी, ठीक है, उसमें ये होता है कि एक पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए साथ वाले की प्रॉपर्टी में से गुजरता है, ठीक है, जो रोड वाली एग्जांपल दी थी मैंने बताया था। और सेम एज इट इज एक पर्सन ने जो है ना वो पानी देना है अपनी फसलों को और वो दूसरों की प्रॉपर्टी में से जो है ना वो गुजार के जो है ना वो अपनी फसल तक पानी लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी बेसिकली राइट टू ईजमेंट होगा। इसमें भी बेसिक ये ही रिकोगनाइज किया गया था कोर्ट की तरफ से, PLD 1972 कराची, ये केस ला जरूर लिखिएगा। रिकोगनाइज द राइट ऑफ वे थ्रू द लॉन्ग अनइंटरप्टेड। देखिए
जो आप ईजमेंट का राइट यूज़ करते हैं ना, वो ये है कि आप कंटिन्यूसली यूज़ करें। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर मैं 20 साल से एक जगह से गुजर रहा हूँ तो वो मेरा एक राइट क्रिएट हो जाता है। मैं कोर्ट से जाके उसको डिक्लेयर करवा सकता हूँ कि मेरे दादा परदादा भी यहाँ से गुजरे थे, मेरे वालिद साहब भी यहाँ से गुजरे हैं, अब मैं भी यहाँ से गुजरा हूँ, तो ये पर्सन मुझे रोक नहीं सकता। ठीक है, तो कोर्ट भी मुझे लिख के दे देगी, ऑर्डर पास कर देगी, वो एक लीगल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो पर्सन मुझे देख भी नहीं सकता, रोकने तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, तो ना तो आप पहली तो चीज़ ये है कि आप लॉन्ग टाइम से गुजरे हैं वहाँ से और आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है, तो आप जो है ना राइट टू ईजमेंट यूज़ कर सकते हैं कि सनलाइट इज़ माई ह्यूमन राइट्स। मुझे जो है ना वो सूरज की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए, मुझे हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर मेरी कोई एयर रोक रहा है या सनलाइट रोक रहा है तो भी मैं ईजमेंट क्लेम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं इसकी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, इवन के पाकिस्तान गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट ने हर प्रॉपर्टी को डाइजेस्ट किया है कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। अब एक पर्सन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के ऊपर एक बड़ी सी इमारत कायम कर दे और मेरी 7 फसलें हैं, अब मेरी फसलें को ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए। ठीक है, और उस कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की वजह से मेरी फसलों को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रहा। ठीक है, और वो डैमेज हो रही हैं, तो मैं राइट टू ईजमेंट जो है ना वो क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप सो कि इसकी एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। देखिए, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यूँ देता हूँ कि यहाँ पे मेरी फसल है, ठीक है, और ये एक पर्सन है ए। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट ने इसको जो है ना वो क्लियर किया है कि ये एक एग्रीकल्चर लैंड है पूरी, ये सारी एक एग्रीकल्चर लैंड है। जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। ये ए आता है, ये लैंड खरीदता है और यहाँ पे एक बिल्डिंग बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी फसल है, यहाँ से जो सनलाइट आती है वो इधर नहीं पड़ रही। ठीक है, और मेरी फसल को नुकसान हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, कोर्ट में जाऊँगा और कोर्ट को बोलूँगा कि ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं 20 से 25 साल से फसल उगा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो है वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे आके कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्शन की वजह से मेरी जो है ना वो प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, तो मुझे कोर्ट जो है ना वो डिक्लेयर करके दे देगी और मेरा जितना भी लॉस हुआ है वो मुझे रिकवर करके देगी। ये भी बेसिकली ईजमेंट टू लाइट और ईजमेंट टू ऐसे एयर की भी एग्जाम्पल है कि मेरी कोई हवा नहीं रोक सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और ये पर्सन आके घर खरीदता है और ये चारों तरफ से इसको ब्लॉक कर देता है। अब मुझे यहाँ से ना तो कोई हवा आ रही है। ठीक है, आपने विंडोज़ वगैरह ओपन की होती हैं, हर घर में विंडोज़ ज़रूर होती हैं। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए, तो आपकी कोई विंडो ऑफ नहीं कर सकता। ये भी बेसिकली आपका ईजमेंट राइट है। आई होप सो आपको इसकी समझ लगी होगी। राइट टू स्पोर्ट, आपने देखा होगा कि लोगों ने अक्सर एक की वाल के ऊपर दूसरी की वाल बनाई होती है। राइट टू ड्रॉ द वाटर, वो मैंने पानी वाली जो एग्जाम्पल दी थी आपको सबसे पहले, कि अगर एक पर्सन है उसने जो है ना वो ट्यूबवेल वगैरह लगाया और उसने अपनी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को जो है ना वो पानी देने के लिए जो है ना उसने एक ज़मीनी रास्ता निकालना है और चौधरी साहब उसको रोक रहे हैं, तो वो कोर्ट में जाकर डिक्लेयर करवा सकते हैं कि ये चौधरी साहब मुझे रोक रहे हैं। तो मेरे पास देखें, यही एग्जांपल ले लेते हैं ना, ये एक लैंड है और यहीं से पानी गुजरता है। ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे है। अब इसके दरमियान जो है वो 5-6 लोगों की प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे चौधरी साहब भी मना कर रहे हैं कि जी तू यहाँ से पानी नहीं निकाल सकता, और यहाँ से मुझे जो है ना वो लंबर साहब भी मना कर रहे हैं कि जी आप यहाँ से पानी नहीं निकाल सकते। तो मैं कोर्ट में जाकर डिक्लेयर करवा सकता हूँ कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है अपनी फसल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक राइट क्रिएट किया जाए जिसको ईजमेंट राइट कहते हैं। ठीक है, तो वाटर ईजमेंट राइट जो है ना वो मेरा यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और मैं यहाँ पे पानी जो है ना वो अपनी फसल को लगा सकूँ। राइट, तो इरीगेशन वगैरह वही सिस्टम होता है। आपने इरीगेट करना है एग्रीकल्चर लैंड को, और अगर आपने ड्रेनेज वगैरह करनी है तो उसके लिए भी जो है ना वो आप ईजमेंट राइट जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? ये 2 पार्टीज होती है इसमें। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी, ये ए पार्टी है जिसका ये घर है। ठीक है, और ये बी पार्टी है। ठीक है, इसने रोड तक असेस के लिए या रोड से वापस आने के लिए इसने बी की प्रॉपर्टी इंजॉय करनी है। ठीक है, तो ये जो है वो डोमिनेंट ऑनर है। ठीक है, जो कि इस प्रॉपर्टी का ऑनर है और अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए इसकी जो है ना वो तो ये जो ए है ये डोमिनेंट ऑनर है और ये जो है ना वो सर्वेंट ऑनर है। ठीक है, डोमिनेंट ऑनर मीन्स कि ये बेसिकली डोमिनेंट है कि वो इस पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजॉय करे तो रोड पे जा सके। ठीक है, डोमिनेंट है यानी कि वो बाउंड है इस पर्सन की प्रॉपर्टी पे, और ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये पर्सन जो है ना उधर से गुजर दे और रोड तक एक्सेस ले सके। ठीक है, तो ये बेसिकली डोमिनेंट ऑनर है। ए को हम डोमिनेंट ऑनर करेंगे, जो पर्सन जो है ना वो इंजॉय कर रहा है प्रॉपर्टी किसी दूसरे की, और ये सर्वेंट है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, इसको अपनी प्रॉपर्टी दे के उस यहाँ से राइट दे के सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सर्वेंट ऑनर है। ठीक है, और ऐसे ही इसकी सर्वेंट हेरिटेज है। ये हेरिटेज इसको कहते हैं जिस प्रॉपर्टी को वो इंजॉय कर रहा है, ये प्रॉपर्टी वो इंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना वो सर्वेंट हेरिटेज है और इसका ऑनर ये भी है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सर्वेंट ऑनर, और ये प्रॉपर्टी जो है इसको कहेंगे हम सर्वेंट हेरिटेज, और ये जो ऑनर है इसको हम कहेंगे डोमिनेंट ऑनर, और जिस प्रॉपर्टी के लिए ये राइट यूज़ कर रहा है उसको हम कहेंगे डोमिनेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, डोमिनेंट हेरिटेज।
तो ये बेसिकली पार्टीज होती हैं, ठीक है। हेरिटेज जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिस प्रॉपर्टी को जो है ना वो यूज़ करने के लिए आप जो है ना वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी का सहारा ले रहे हैं, तो वो डोमिनेंट हेरिटेज। और ऑनर वो है जो कि आप जो है ना अपनी प्रॉपर्टी को जो है ना वो यूज़ करिए, यानी अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए जो जिस भी प्रॉपर्टी को वो यूज़ कर रहा है, जो उसका ऑनर है, ठीक है, वो जो है ना वो डोमिनेंट ऑनर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी थी आपको कि ये जो ए है वो डोमिनेंट ऑनर है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है उसकी ये डोमिनेंट हेरिटेज है, ये पूरी ए की जो प्रॉपर्टी है ये डोमिनेंट हेरिटेज है, ठीक है। ये अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए इस सर्वेंट ऑनर की, ये अब बी जो है ये सर्वेंट ऑनर है अपनी प्रॉपर्टी का, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ तक है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये इस अपनी प्रॉपर्टी का सर्वेंट ऑनर है, ठीक है। और ये जो राइट टू वे इतनी सी प्रॉपर्टी का जो वे इसको दे रहा है ये सर्वेंट हेरिटेज है। तो आई होप सो कि आपको सर्वेंट ये जो इसकी ऑनरशिप की पार्टीज की जो है ना वो समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये डोमिनेंट हेरिटेज और डोमिनेंट ऑनर, और ऐसे ही सर्वेंट हेरिटेज जो उसकी लैंड है, ठीक है, लैंड ओवर बाय ईजमेंट। अब ये लैंड जो है ना वो बेसिकली ईजमेंट के लिए कवर की जा रही है, ये लैंड, ठीक है। तो ये सर्वेंट हेरिटेज है, इस लैंड को हम सर्वेंट हेरिटेज कहेंगे। और ये जो पूरी प्रॉपर्टी का जो ऑनर है भी, इसको हम सर्वेंट ऑनर कहेंगे, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इस डोमिनेंट ऑनर को। और ये डोमिनेंट ऑनर की जो डोमिनेंट हेरिटेज प्रॉपर्टी है, ताकि वो उसको अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके, ठीक है, ये पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो आई होप सो कि आपको जो है ना वो ये पार्टीज की समझ लगी हो। उसके बाद एसेंशियल इसके क्या है, देखिए ये एसेंशियल फुलफिल होंगे तो तब एक एजमेंट राइट क्रिएट होता है। सबसे पहले तो ये है कि डोमिनेंट हेरिटेज और सर्वेंट हेरिटेज होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने जो यहाँ पे किया है कि ये डोमिनेंट हेरिटेज है, ये पूरी प्रॉपर्टी, और ये सर्वेंट हेरिटेज है, ठीक है, जो कि ये प्रॉपर्टी से गुजर के इस रोड तक असेस ले रहा है। और ऐसे ही अगर उसने रोड से वापस आना है तो उसने यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ना उसके पास और कोई वे नहीं है, ठीक है। तो ये दो होनी चाहिए। तो इसमें भी तो जब तक ये दो नहीं होंगी चीज़ें, ठीक है, तब तक आप जो है ना ईजमेंट क्लेम नहीं कर सकते। तो पहला एसेंशियल हमने पढ़ लिया कि डोमिनेंट एंड सर्वेंट हेरिटेज। दूसरा एसेंशियल ये है कि सेपरेट ओनरशिप होनी चाहिए। अब यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल, यहाँ पे ए इस प्रॉपर्टी का ऑनर है और बी इस प्रॉपर्टी का ऑनर है, ठीक है। ए ने अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए इस रोड से वापस आना है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट ऑनर है, ठीक है। अगर ये सेम ऑनर हो जाएंगे तो फिर तो ये सारी प्रॉपर्टी इसकी मलकियत है ना, फिर तो ये जिधर से मर्जी गुजरे उसको मसला ही नहीं है, ठीक है। तो अगर तो वो सेम ऑनर है तो फिर वो इसमें फॉल नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो इस प्रॉपर्टी का पूरी प्रॉपर्टी का ऑनर बन जाता है, ठीक है। तो फिर तो ईजमेंट राइट खत्म हो जाएगा ना, फिर तो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो जो मर्जी करे, ठीक है। ईजमेंट राइट बनता ही तब है जब आप किसी दूसरे पर्सन की ऑनरशिप की प्रॉपर्टी से अपने जो है ना वो प्रॉपर्टी का राइट एंजॉय करें, तब ईजमेंट बनेगा, ठीक है। तो आई होप सो कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। और यही इस केस में भी हेल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट नो ईजमेंट एग्जिस्ट वेयर बोथ प्लॉट आर ओनर बाय द सेम प्रॉपर्टी। के इस अगर ये प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी का प्लॉट का ऑनर ए है तो फिर ईजमेंट तो क्रिएट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो जो मर्जी करे, ठीक है। तो ये इस मैगजीन पे बेस करता है। नो वन सेड न्यूलेस विडोटर डोलो फिसेरी कोई सो जूडी यूटेटर, नो वन इज सेड टू एक्ट रॉन्गफुल इज यूइंग हिज ओन राइट। उसके बाद बेनिफिशियरी इंजॉय डोमिनेंट हेरिटेज के बेनिफिशियरी आप इंजॉय कर रहे हैं। इस केस में क्या है, देखिए ये सिंपल वो एग्जांपल है। इस केस में क्या है कि ये पर्सन जो है वो बेनिफिशियरी है, यानी कि इंजॉय कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, ताकि वो रोड का एक्सेस ले सके या वो रोड से वापस आ सके अपने घर, ठीक है। और सेम एज इट इज़ ही उसके जो लीगल हेयर्स है, यानी कि उसके बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, अगर कोई घर में मेहमान आने हैं तो उन्होंने भी यहाँ से गुजरना है, अगर इसने कोई चीज़ मंगानी तो ये सारी चीज़ें वो इंजॉय कर रहा है, ठीक है। अब ये बेनिफिशियरी इंजॉयमेंट कर रहा है, ये ए जो है वो बेनिफिशियरी है इस प्रॉपर्टी के जो जिस जहाँ से ये गुजर है, ठीक है। आई होप सो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेचर ऑफ राइट्स। अब यहाँ पे नेचर ऑफ राइट्स भी होने चाहिए, ठीक है। अगर राइट ही नहीं है तो फिर आप कहाँ पे ईजमेंट क्लेम कर सकते हैं। राइट टू वे और राइट टू वाटर जो मैंने वहाँ पे फसल वाली एग्जांपल दी थी, ये पॉजिटिव राइट में आ जाता है। नेगेटिव राइट्स में ये होता है कि अगर आपको कोई राइट को जो है ना वो समथिंग जो सर्वेंट ऑनर है फॉर डूइंग समथिंग दैट इंटरफेयर, अगर वो इंटरफेयर कर रहा है, देखिए ये सर्वेंट ऑनर है ना, ये अपनी प्रॉपर्टी का मालिक है जो जिसने ये राइट दिया है। अगर यहाँ पे ये दीवार लगा देता है या इसको मना कर देता है कि भाई तू यहाँ से नहीं गुजर सकता, ठीक है, तो ये नेगेटिव राइट में चला जाएगा कि वो उसको इंटरफेयर कर रहा है, तो आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट एनी रीजन। उसके बाद अगर हम इसकी काइंड्स को पढ़ें तो अपेरेंटली ऐसे राइट जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ड्रेनेज का पाइप हो गया, ठीक है, जैसे कि आपने अगर अपनी फसलों को पानी देना है तो ये फिजिकली आप देख भी सकते हैं। नॉन अपेरेंट जो ऐसे राइट जो कि नॉन फिजिकली एग्जिस्टेंस हैं, जैसे कि एयर, अब मेरी हवा को कोई नहीं रोक सकता, मैंने वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ ओपन की हैं अपने घर में, ठीक है, मेरी को वेंटिलेशन ऑफ नहीं कर सकता। कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली मुराद की एक ऐसा राइट जो कि आप कंटिन्यूसली जो है ना वो रन कर रहे हैं, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, जिसमें राइट टू लाइट, अब मेरी सनलाइट जो मुझे मेरे घर को आ रही है, ठीक है, या मेरी फसलों को लग रही है, वो कंटिन्यूसली आ रही है, रोज़ाना जो है ना वो फसलों को पड़ती है, ठीक है। एयर भी जो है ना वो वेंटिलेशन के लिए जो मैंने विंडोज़ ओपन किया वो रोज़ाना एयर
क्रॉसिंग होती है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस राइट में ये होता है कि आप राइट टू वे यूज़ करते हो। देखिए मैंने एक दिन राइट टू वे यूज़ किया, संडे की मुझे छुट्टी आ गई, मैंने संडे घर से बाहर ही नहीं निकला, तो मैंने कोई राइट वे यूज़ नहीं किया, ठीक है। डिस्कनेक्ट कनेक्ट ये डिफरेंस है, ठीक है। अब वे आप एक दिन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैक्सिमम वे यूज़ करते हो, आप कंटिन्यूसली आप उसकी ज़मीन पे खड़े नहीं रहते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से गुजरना है, ठीक है, तो आप यहाँ से गुजर के अपने जिधर भी आपने जाना है वहाँ पे चले जाएंगे, या आप उधर ही खड़े नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली डिसकंटिन्यू में आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पॉजिटिव राइट्स वो है कि जिसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। जो सर्वेंट ऑनर है, ठीक है, जो सर्वेंट है लैंड का, वो आपको नहीं रोक रहा, वो कह रहा है गुजर जाए, कोई मसला नहीं है। और नेगेटिव में हमने जैसे कि पढ़ा कि वो आपको प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। उसके बाद मूड ऑफ एक्वायरिंग ईजमेंट, कौन कौन से मूड हैं जिससे जो है ना वो आप ईजमेंट एक्वायर कर सकते हैं। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि ग्रांट, अगर आपको कोई ग्रांट कर देता है, यानी कि आप लिख लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर देते हैं, इसको कहते हैं डीड, ठीक है। आप एक डीड तैयार कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जी आप यहाँ से गुजर सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बी जो है वो एक एग्रीमेंट कर लेता है ए से कि जी आप यहाँ से गुजर ले, हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि बी ने यहाँ पे क्या हो गया कि बी ने ए को ग्रांट कर दिया कि आप ईजमेंट का राइट जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन, ये जो है ना सेक्शन 15 कहता है ईजमेंट का कि 20 साल अगर आप रास्ते से गुजरे। अब यहाँ से अगर ए के बच्चे और ए जो है वो 20 साल से कंटिन्यूसली यहाँ से गुजर है, तो फिर बी उसको नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि लॉ हमें कहता है बेसिकली ईजमेंट एक्ट और लिमिटेशन एक्ट जो है ना हमें ये कहता है कि अगर 20 साल से आप गुजरे हैं तो ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, ठीक है, जिसको कोर्ट भी मना नहीं कर सकती। कोर्ट बाउंड है कि वो उसके ऊपर डिसीजन दे ही दे। तो अगर आप 20 साल से एक राइट यूज़ कर रहे हैं, 20 साल से अगर आप उसी बेस से फसलों को पानी दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास, क्योंकि फसलों में इसमें जिक्र कर रहा हूँ, हमारे पास इस तरह के केस बहुत ज़्यादा आते हैं कि जो है ना गाँव वगैरह में जो है ना वो चौधरी साहब या लंबरदार साहब नए नए बने होते हैं, तो उनको पता नहीं होता, वो फिर रोकते हैं, फिर वो आगे कोर्ट से डिक्लेयर करवा देते हैं। नेसेसरी मीन्स कि अगर आपको ज़रूरत है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देखिए यहाँ पे भी बेसिकली ए के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। वो यहाँ ना तो यहाँ से गुजर सकता है ना यहाँ से गुजर सकता है, सिर्फ एक ही वे है अपनी रोड तक जाने के लिए। तो फिर कोर्ट ग्रांट कर देगी उसको, अगर तो वो 10 साल से कम भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। कस्टम्स है, कस्टम्स लोकल कस्टम और प्रैक्टिस बहुत देर से आप जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, तो तब भी आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तब भी आपको जो है ना वो आप अक्वायर कर सकते हैं ईजमेंट। उसके बाद ईजमेंट टर्मिनेट कैसे होती है? टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, मतलब ईजमेंट जो है ना वो ख़त्म हो गई है, अब आप वहाँ से नहीं गुजर सकते। फॉर एग्जाम्पल अब ये ईजमेंट का राइट है, ठीक है, कैसे टर्मिनेशन होगी ये चीज़ें हम डिस्कस। सबसे पहले तो ये है कि यूनिटी ऑफ ऑनरशिप। अब जैसे देखिए ए ने यही घर खरीद लिया, बी घर सेल कर रहा था, ए ने खरीद लिया। अब ए जो है वो पूरी मलकियत ए के पास है, ठीक है। तो जब मैंने पहले बताया था कि अगर ए की प्रॉपर्टी का ऑनर है तो फिर वो अपनी प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी इंजॉय करे, ठीक है। ईजमेंट तो राइट क्रिएट ही किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे होता है ना, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी पे तो आप ऑनर हैं, आप जो मर्जी करें, आपको तो मसला ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से तो आप गुजरें, बेशक ऊपर से गुजरें, नीचे से गुजरें, अपनी प्रॉपर्टी से कोई मसला नहीं, ठीक है। हमेशा ईजमेंट का राइट किसी की प्रॉपर्टी से होता है। यहाँ पे अगर ये पूरी प्रॉपर्टी का ऑनर बन जाता है तो ईजमेंट जो है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद बाय रिलीज, अगर यहाँ पे जो है वो ये पर्सन जो है ना वो रिलीज कर दे, इसको कहे कि जी आप प्रॉपर्टी ले लें, ठीक है, तो हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। या वो वैसे ही छोड़ दे इसको कि हम जो है ना यहाँ से कोई रास्ता बना लेते हैं या यहाँ से कोई रास्ता बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ना हम ये अपना राइट जो है ना वो छोड़े हैं, तो फिर भी जो है ना वो टर्मिनेट हो जाते हैं ईजमेंट। एक्सपायरी ऑफ टाइम, सम टाइम ये होता है कि आपने स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है ना वो ईजमेंट का राइट दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल बी और ए के दरमियान एग्रीमेंट हुआ कि आप 10 साल तक हमारी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 10 साल के बाद आप अपना कोई रास्ता बना लीजिएगा, 10 साल तक हम आपको असेस दे सकते हैं। तो 10 साल गुजरने के बाद ये ईजमेंट का राइट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाय अबंडेंट, नो यूज़ ऑफ ईजमेंट, आप यूज़ ही नहीं कर रहे। अब देखिए सेम ये सिनेरियो है, अब मेरी ये प्रॉपर्टी थी, मैंने यहाँ पे एक रास्ता बना लिया, अब मैं इसको यूज़ ही नहीं कर रहा, तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिस्ट्रक्शन, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ये कि अगर एक ही प्रॉपर्टी ही खत्म हो गई है, डिस्ट्रक्ट हो गई है, टूट गई है, ठीक है, घर उसका खत्म हो गया है, तो फिर वो क्या यूज़ करेगा ईजमेंट का राइट, ठीक है, जब उसका घर ही नहीं रहा। तो ये बेसिकली जो है ना वो हमने 5 जो है ना वो मूड्स पढ़े हैं जिससे जो है ना वो टर्मिनेट हो जाता है ईजमेंट। तो ये एट द एंड हमारा ईजमेंट का राइट था। एक जो पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए किसी दूसरी की प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, तो डैश इज अ ईजमेंट, ठीक है। चीफ जस्टिस मार्शल कहते हैं अ राइट इज़ नॉट अ राइट इफ़ इट डजंट रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स, कि वो राइट नहीं हो सकता जो, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ईजमेंट की समझ लग गई होगी। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।